संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनानसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये ऋग्वेद का अंतिम निर्देश है, जिसमें वेद कहता है संगच्छध्वं यानी कदम से कदम मिलाकर चलो, संवदध्वं अपनी आवाज एक साथ बुलंद करो, संवो मनांसि जानताम तुम्हारे मन एक हों, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जिस तरह पूर्व काल में देवताओं ने असुरों से लड़कर संघर्ष कर अपने अधिकार हासिल किए थे, उसी तरह बुराइयों से लड़कर आप भी अपने अधिकार हासिल करो। सुप्रभात, मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और सबसे पहले एक नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023 और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा में होंगे पेश। वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों के पहले बैच और साल 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में चर्चा रहेगी जारी। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी हुए पारित। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीओके हमारा, इसे कोई छीन नहीं सकता। बोले, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हुई कम। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। अनुच्छेद 370 था एक अस्थायी प्रावधान। प्रधानमंत्री ने फैसले को बताया ऐतिहासिक। बोले, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपने साकार करने की सरकार की प्रतिबद्धता अटूट। प्रधानमंत्री वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आज करेंगे उद्घाटन। भारत के नई दिल्ली में भारत मंडपम में 12 से 14 दिसंबर तक 3 दिवसीय सम्मेलन की कर रहा है मेजबानी। शिखर सम्मेलन में देश भर से 50 से अधिक GPAI विशेषज्ञ और 150 से ज्यादा वक्ता लेंगे हिस्सा। और भाजपा नेता डॉक्टर मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मोहन यादव। 13 दिसंबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन है। आइए एक नज़र डालते हैं लोकसभा में क्या कुछ आज हुआ। आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा में पेश होंगे और साथ ही वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और साल 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो आज राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध तथा साथ ही निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023 विचार एवं पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। केंद्र ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिए थे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को उसे निरस्त करने का अधिकार है। न्यायालय ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को भी बरकरार रखा।
न्यायालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं, ऐसे ही लागू होते हैं जैसे वो बाकी राज्यों पर लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। पीठ ने निर्वाचन आयोग को सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। अदालत ने 5 अगस्त 2019 को संसद के निर्णय को संवैधानिक रूप से उचित ठहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए आशा, प्रगति और एकता की घोषणा को पुनः बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के उस मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सभी से ऊपर मानते हैं और उसे संजोते हैं। संसद में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गए हैं। राज्यसभा ने कल इन्हें मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे पिछले सप्ताह स्वीकृति दे दी थी। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2004 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को पेशेवर संस्थानों में नौकरियों तथा प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है। यह विधेयक जम्मू कश्मीर द्वारा घोषित कमजोर और वंचित वर्गों को अन्य पिछड़े वर्गों से प्रतिस्थापित करता है। गृह मंत्री ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से साबित हो गया है कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था। उन्होंने कहा कि यह फैसला विपक्षी दलों की बड़ी हार है। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार विस्थापित कश्मीरियों के लिए एक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और उचित समय पर चुनाव भी कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले जम्मू में 37 सीटें थी, अब नए परिसीमन आयोग के बाद इनकी संख्या 43 हो गई है। शाह ने कहा कि पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर भारत का अटूट अंग है और इसे उससे कोई नहीं छीन सकता। जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान। मान्यवर, कमजोर और वंचित वर्ग, ये जो नाम है, किसी भी नागरिक की डिग्निटी को बहुत हर्ट करने वाला नाम है, अंतर की गहराइयों तक दुख खड़ा करने वाला नाम है और बहुत समय से था। आज प्रधानमंत्री जी ने एक जो फैसला लिया है, जिस फैसले को वास्तविक स्वरूप देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें कमजोर और वंचित वर्ग की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग ये नाम जोड़ने का फैसला दिया है, जो संवैधानिक दम से संवैधानिक शब्द है। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का कहा। मान्यवर, कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी, अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का था। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। एक बार फिर से भारतीय संसद में गृह मंत्री ने इस बात को बुलंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए यही समय है जब युवाओं को विकसित भारत बनाने के लिए इस अमृतकाल का प्रयोग गौरव काल के तौर पर करना चाहिए।
विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में यही वह अवधि है जब देश एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। उन्होंने युवाओं से एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं का लक्ष्य और संकल्प इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। इस अभियान का उद्देश्य भारत को विकसित बनाने के लिए देश के युवाओं को एकजुट करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, संस्थान और संगठन को विकसित भारत की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो आने वाले वर्षों में देश का नेतृत्व करने और उसे दिशा देने में सक्षम हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि युवा शक्ति बदलाव की वाहक है और बदलाव की लाभार्थी भी। कसर बाकी नहीं छोड़ता। हर विद्यार्थी अपना वैसा ही है, वैसा ही समय है जैसे हम अक्सर परीक्षाओं के दिनों में देखते हैं। विद्यार्थी अपने परीक्षा के प्रदर्शन को लेकर बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता। हर विद्यार्थी अपना सब कुछ झोंक देता है, समय का पल पल एक ही देश से जोड़ देता है, और जब परीक्षा की तारीखें आ जाती हैं, डेट डिक्लेयर हो जाती है, तो ऐसा लगता है पूरे परिवार की परीक्षा की तारीख आ गई है। सिर्फ विद्यार्थी नहीं, बल्कि पूरा परिवार ही एक अनुशासन के दायरे में हर काम करता है। हमारे लिए भी देश के नागरिक के तौर पर परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। हमारे सामने 25 साल का अमृतकाल है। हमें 24 घंटे इसी अमृतकाल और विकसित भारत के लक्ष्यों के लिए काम करना है। यही वातावरण हमें एक परिवार के रूप में बनाना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यशाला के आयोजक सभी राज्यपालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों की भूमिका व्यक्तियों को विकसित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल व्यक्तियों के विकास से ही राष्ट्र निर्माण संभव हो सकता है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 का आयोजन आज से नई दिल्ली में होने जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 के दौरान GPAI के 24 सदस्य देश शामिल होंगे। इसके अलावा 150 से ज्यादा प्रतिष्ठित वक्ता अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान 30 से ज्यादा तकनीकी सेशंस का आयोजन किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े करीब 150 स्टार्टअप्स भी इस ग्लोबल समिट का हिस्सा बनेंगे। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का सहयोग करके AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। शिखर सम्मेलन के दौरान AI, वैश्विक स्वास्थ्य तथा शिक्षा कौशल, AI और डेटा प्रशासन जैसे विविध विषयों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। A big role for AI in empowering agriculture, healthcare, education, creating next generation urban infrastructure and addressing urban issues like reducing traffic jams, improving sewage systems and laying our energy grids. It can be used for making our disaster management system stronger. It can even be used to solve the problem of climate change.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस विद्यापीठ के पहले बैच के छात्र रहे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन मूल्यों को अपनाएं और अपने आचरण में इस पर अमल करें। राष्ट्रपति मुर्मू ने वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपके शिक्षण संस्थान की अत्यंत गौरवशाली विरासत का एक प्रमाण यह है कि दो भारत रत्न इस विद्यापीठ से जुड़े हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि शास्त्री जी ने जनसेवक के रूप में सरलता, निष्ठा, त्याग और दृढ़ता के उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि इस विद्यापीठ के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शास्त्री जी के जीवन मूल्यों के अनुरूप अपने आचरण को ढालेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि हिंदी माध्यम में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने काशी विद्यापीठ की अपनी परिकल्पना की चर्चा महात्मा गांधी से की थी और गांधी ने उसे सहस्र अनुमोदन प्रदान किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में काशी विद्यापीठ के शिक्षकों और विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप सभी विद्यार्थियों को चिर पुराण और चिर नवीन के समन्वय को अपने शिक्षा, आचरण और जीवन में उतारना होगा। तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय परंपराओं से जुड़े रहकर 21वीं सदी के आधुनिक विश्व में सफलताएं अर्जित करेंगे। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में 78% संख्या छात्राएं की है। स्नातकों में लगभग 57% छात्राएं हैं तथा स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 68% बेटियां हैं। बेटियों को शायद अच्छा नहीं लग रहा है। मंच पर आकर पदक प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थियों में 11 छात्राएं हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में बेटियों के बेहतर प्रदर्शन में विकसित भारत और बेहतर समाज की झलक दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा विधायक दल की आज हुई बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुना गया। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल के नेता के तौर पर मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव किया। वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। उन्हें संघ का करीबी माना जाता है। वो शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। वो 2013 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 2018 में उन्होंने दूसरी बार उज्जैन दक्षिण सीट से चुनाव जीता। मार्च 2020 में शिवराज सरकार के दोबारा बनने के बाद जुलाई में उन्हें कैबिनेट में फिर से शामिल किया गया था। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 14 दिसंबर साल 1991 को पहली बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। साल 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। आज ही के दिन इसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के अभियान को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा लोगों के बीच में ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक वैधानिक निकाय के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना की गई। केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में औपचारिक रूप से खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभारंभ की घोषणा की। इन खेलों में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सेवा खेल बोर्ड के 1450 से ज़्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।
ये खेल 10 से 17 दिसंबर के बीच दिल्ली के 3 स्थानों पर आयोजित हो रहे हैं। इस अवसर पर तंत्र में एक नए आंदोलन का शुभारंभ हो रहा है। ये पहल सभी एथलीट्स को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नए भारत का प्रतीक है। आज हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण के हम लोग साक्षी होने जा रहे हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन आज देश की राजधानी दिल्ली से शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये आयोजन हमारी खेल भावना का जश्न है, बल्कि ये भारत के समावेशी एवं सशक्तिकरण की क्रांति को और प्रगाढ़ के करने वाला दीपक है। ये खेल हमारे प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस दृष्टिकोण को और पुष्टि भी करता है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, खेलोगे तो खिलोगे, और खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत आज से कुछ वर्ष पहले शुरू की गई थी। आज खेलो इंडिया देश के करोड़ों लोगों की जुबान पर चढ़ा है, क्योंकि खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से आज तक सैकड़ों नहीं हजारों खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, प्रतिभाओं में भाग भी लिया और ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में हमारे खेलो इंडिया के खिलाड़ियों ने भारत को मेडल जिताने का काम भी किया है। इस भव्य कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड ने शानदार प्रदर्शन किया और देशभक्ति से पूर्ण धुनों ने मन मोह लिया। भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों ने कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके पश्चात VR1 ग्रुप के कलाकारों ने जोशीला पैरा नृत्य प्रस्तुत किया। उद्घाटन समारोह में खेलो इंडिया के टाइटल गीत ने धूम मचा दी। एवोल्यूशन ऑफ पैरा गेम्स विषय पर LED नृत्य प्रदर्शन ने दर्शकों को सम्मोहित कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले खेलो इंडिया पैरा खेलों में भाग लेने वाले सभी एथलीट्स को शुभकामनाएं दी और इस अवसर को समावेश और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा, पहले खेलो इंडिया पैरा खेल शुरू होने पर भाग लेने वाले सभी एथलीट्स को मेरी शुभकामनाएं। यह समावेश और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए भारत में खेलों के क्षेत्र में देश ले रहा है हौसलों की उड़ान। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं पैरा गेम्स से जुड़े एक शानदार वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दीजिए और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।
नया भारत जहां हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का जोश भी है और जज्बा भी, जहां खेल के मैदान में तिरंगा लहराने की जिद है और चांद छूने का हौसला भी। हौसलों की यही उड़ान तो युवा भारत की है नई पहचान। बीते एक दशक में हमारे खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर अभूतपूर्व प्रदर्शन कर देशवासियों को अनेक गौरव भरे पल दिए हैं। खेल के क्षेत्र में इस परिवर्तन के पीछे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, जिसके तहत भारत में खेलों को और खेल प्रतिभाओं को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स हो या ओलंपिक्स, हर बार हमारे खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए नए कीर्तिमान बनाए। वहीं पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों ने बार बार इतिहास रचा। पैरालंपिक्स 2020 में 2016 के मुकाबले 5 गुना और स्पेशल ओलंपिक्स में 200 से भी अधिक पदक जीते। साथ ही एशियन पैरा गेम्स में इस बार 100 का आंकड़ा पार करते हुए 111 पदक जीते। ये सब संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निरंतर प्रोत्साहन के कारण, जिन्होंने हर कदम पर हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। मोदी सरकार द्वारा पैरा एथलीटों के लिए और पैरा गेम्स के लिए संकल्पबद्ध कदम उठाए गए हैं। आज हमारे पैरा एथलीटों को उच्च स्तरीय खेल उपकरण से लेकर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए सहायता मिल रही है। हम दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं, तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांग जनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। हम खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी सोच के तहत भारत में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। ये पैरा एथलीट्स के लिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण दिल्ली में हो रहा है, जिसमें 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 1400 खिलाड़ी भाग लेंगे। कुल 7 खेल खेलो इंडिया पैरा गेम्स के प्रथम संस्करण में शामिल है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई खेल प्रतिभाओं को अवसर देगा और इससे हमें कई ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो आगे चलकर हर मैदान में जीत का परचम लहराएंगे और भारत के लिए नए कीर्तिमान बनाएंगे। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स मिसाल बनेंगे समावेशिता की, आगे बढ़ते भारत के अटूट हौसले की, भारत की नई खेल संस्कृति की और दुनिया में बढ़ती भारत की खेल शक्ति की। आइए साथ मिलकर इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स को एक अविस्मरणीय आयोजन बनाएं।